बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हूर समेत पूरा ख़ानदान आज अपने गाँव आया था। हूर और तहरीम अपने वालिदैन की दो ही औलादें थीं। हूर बेइंतहा खूबसूरत थी। हूर के ताया गांव में ज़मीनों की देखभाल करते थे। इनके एक बेटे और बेटी ने घर में रौनक कर रखी थी। बेटे की शादी कुछ दिन पहले ही थी। जमील भाई आज सब लड़कियों को गांव के पास झील पर ले जा रहे थे। इस झील के बारे में एक दास्तान मशहूर थी कि यहाँ परीज़ाद आते हैं। परियों को तो बहुत लोगों ने देखा था। एक कहानी लोगों ने ये भी मशहूर कर रखी थी कि यहाँ आने वाली परीज़ाद को अगर कोई पसंद आ जाए तो वो उन्हें साथ ही ले जाते हैं और फिर उनका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। शाइस्ता इस खूबसूरत झील के साकित पानी को देखते हुए सबको दास्तान सुना रही थी। आलिया भाभी तो शाइस्ता की बातों पर हंस रही थी। भाभी, किसी दिन सच में कोई परीज़ाद आपके सामने आ गया ना तो आपको पता चल जाएगा। आलिया उधर सब लड़कियों के साथ ज़मीनों पर चली गई थी। हूर ने उस वक्त अपने बाल खोल रखे थे और शानों पर चादर फैला रखी थी। अच्छी खासी सर्दी थी यहाँ इस इलाके में, मगर हूर को शौक चढ़ा कि आज स्वेटर के बगैर जाते हैं। अभी हूर को ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म कांप रहा हो। दिन 3-4 बजे का वक्त था। धूप जा रही थी। शाम 6 बजे तक गाँव में मुकम्मल अंधेरा हो जाता। ये मंजर बड़ा सहरंगीज था। हूर की आंखें जाती धूप के साए में नीली महसूस हो रही थी, जबकि अक्सर इसकी आंखों का रंग कांच जैसा सब्ज हो जाता। इसकी आंखें इसकी खासियत थीं। जब ये पैदा हुई थी तो एक बाबा इनके घर आए थे। बाबा ने जैसे ही हूर को देखा इसका नाम हूर रख लिया। वो बाबा हूर के वालिद से बहुत दिन तक मिलते रहे। फिर एक दिन वो इनके घर आए और एक अजीब बात कही, अपनी बेटी को कभी अपने गाँव मत ले जाना। इसकी लकीरों में एक अजीब दास्तां है, जो पूरी हो गई तो तुम अपनी बेटी हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारी बेटी बड़े होकर एक परी जैसी खूबसूरत होगी और इसकी हिफाजत करना, इतनी खूबसूरती इसके लिए कोई मुसीबत ला सकती है। उस दिन के बाद वो बाबा जी कभी हूर के वालिद को नहीं मिले थे। हूर सच में जवान होकर सबको पीछे छोड़ गई थी। उसकी उम्र 20 साल थी और वो कॉलेज में बीए के पेपर्स देकर फारिग हुई थी। खूबसूरत लंबे और पतले हाथों के साथ हूर अगर कोई सख्त काम करती तो उसके हाथ सुर्ख हो जाते। उसकी वालिदा एक ही बात कहती कि न जाने उनकी बेटी की शादी कहाँ होगी। ये तो इतनी नाजुक है कि ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड़िया जैसे सुनहरी बालों वाली हूर अपनी बहन तहरीम की जान थी, जो उससे 4 साल बड़ी थी और डॉक्टर बन रही थी। दोनों बहनों में फ़र्क था। हूर तो बात बात पर परेशान हो जाती, जबकि तहरीम तेज़ दिमाग रखती थी। हूर शाइस्ता अपनी कज़िन के साथ झील के पास थी। शाइस्ता को कोई काम था, वैसे भी थोड़ी देर में इन्होंने यहाँ से चले जाना था। आज इतवार का दिन था और बहुत से लोग कहते थे कि हफ्ते के आखिर में इस गांव के हिस्से और झील पर परीज़ाद नज़र आते हैं। हूर बहुत देर से इस झील के पास थी और झील के पानी को देख रही थी, जो नीले रंग का था। हूर को शाइस्ता बुलाने के लिए आई थी। झील पर सैर करते हुए हूर को अजीब सा एहसास हो रहा था। शाइस्ता पीछे से आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। चल छोटी, घर चलें। ताया जान कह रहे हैं कि ये इलाका इस वक्त ठीक नहीं रहता। आपा आप जाएं, आती हूँ मैं, मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं। अच्छा जल्दी आना। हूर पीछे मुड़ी और अपनी चीज़ें उठाने लगी। झील के पास आते ही उसे एहसास हुआ कि किसी ने झील में छलांग लगाई है। हूर ने अपनी खूबसूरत आंखें सामने की तो वो चौंक कर डर गई। कोई उस वक्त झील में नहा रहा था। हूर उस शख्स को देख रही थी जिसके वजूद से लगता था कि ये कोई वहशी है। हूर न जाने क्यों खड़ी हो गई। हूर के हाथ में उठाया हुआ बैग नीचे गिरा। तैरते शख्स ने पीछे मुड़कर देखा। हूर उसी लम्हे साकित हो गई थी, क्योंकि मैरून रंग की आंखें उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। हूर ने उस शख्स को देखा, मगर चकरा कर झील में गिरी। पानी में गिर जाने के बाद उसे होश नहीं रहा। ये शख्स तैरता हुआ हूर तक आया और उसे ऊपर किया।
हूर का चेहरा देखकर हैरान रह गया कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। बेहोश हूर के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी वहशत थी। उसी लम्हे उसके पास एक ह्यौला नमूदार हुआ। शहजादे, वापस चलें? क्यों? बादशाह ने आपको याद किया है और ये इंसान आपके पास क्या कर रही है? तुम्हें इससे मतलब? ये शख्स हूर समेत झील से बाहर आया। जानना जरूरी था, मगर उसका दिल बगावत पर उतर आया था। वो इस परी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आखिर उसने हूर को उठाया और साथ लिया। शहजादे, एक इंसान? ह्योला गायब होने से पहले बोला। शहजादी कहो इसे। जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ जाए वो मेरी होती है। और फिर ये शख्स हूर को इस दुनिया से बहुत दूर ले गया। शाइस्ता जो हूर की तरफ आ रही थी, उसकी चीखें बुलंद हुईं। आलिया और तहरीम भी आ गई थीं और फौरन ही झील के पास गईं। यहाँ बैग पड़ा हुआ था, कुछ दीगर चीज़ें भी थीं, मगर हूर का नामो निशान नहीं था। वो उसे ढूंढने लगी, मगर वो होती तो मिलती। फूलों की महक हर तरफ फैली हुई थी। मलिका बादशाह के साथ तख्त पर बैठी थी। हर कोई मुंतज़िर था कि कब शहजादा आएगा। मलिका के कान में एक मुलाजिमा ने आकर सरगोशी की तो वो फौरन तख्त से उठी। माजरत बादशाह सलामत, मैं आती हूँ, मुझे इजाज़त दें, कुछ ज़रूरी आमूर आ गए हैं। बिल्कुल मलिका, आप जाएं। मलिका फौरन शहजादे के कमरे की तरफ चली गई। वो जैसे ही उसके कमरे में आई, उसे बिस्तर पर लेटी एक लड़की नजर आई। शहजादा सुल्तान उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी मलिका की आवाज़ कमरे में गूंजी। शहजादे ने मुड़कर अपनी वालिदा को देखा, जो इस लड़की की मौजूदगी से सख्त बरहम हुई। शहजादा वहां से उठा और मलिका के सामने झुका। मलिका हमेशा उन्हें प्यार से बुलाती और सर पर हाथ फेरती, मगर आज वो उनसे बरहम थी। ये सब क्या है शहजादे? ये आप किसे ले आए हैं? क्या आप महल के उसूलों से वाकिफ नहीं हैं? यहाँ कोई इंसान कैसे आ सकता है और बिना बादशाह की इजाज़त के? हम माफ़ी चाहते हैं वालिदा, मगर ये कोई गैर नहीं है। हमने इन्हें अपने महल की शहजादी के तौर पर चुना है। हमारे महल की अगली शहजादी हैं ये। शहजादे ने कहा, क्या आपने इतना बड़ा फैसला हमारी इजाज़त के बगैर ही ले लिया? शहजादे को पीछे छोड़कर मलिका जैसे ही बेड के पास आई, हूर की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई, मगर वो अपने शौहर की सख्त मिजाजी से सख्त वाकिफ थी। इधर जब हूर की आंख खुली तो उसे नर्म नाजुक सा एहसास हुआ। ऐसा लगता था जैसे उसके इर्द गिर्द बहुत सारे फूल और तितलियां हों। हूर को नहीं पता था कि वो कहाँ आ गई है। उसे थोड़ी ही देर में किसी ने पुकारा। उसे लगा कि उसके बहुत पास हो, और फिर जब आंख खुली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया। वो सोचने लगी, ये बिस्तर मेरे गांव वाले घर का तो नहीं। मेरे साथ ही एक औरत बैठी है जो कुछ गीला गीला मेरे सर पर रख रही है। डरो मत, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने ऐसी औरत अपने गांव में तो नहीं देखी। सफ़ेद मोतियों वाला लिबास पहने चमकते चेहरे वाली औरत उसका सर सहला रही थी। औरत की आंखें भी मैरून रंग की थीं, जो जिंदगी में उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। हूर को लगा शायद वो कोई ख्वाब देख रही हो, मगर जब औरत ने दोबारा कपड़े की मदद से सर पर कुछ ठंडा सा लगाया तो उसे इल्म हुआ कि ये ख्वाब नहीं, एक हकीकत है। उसी लम्हे वो बिस्तर से उठी। इर्द गिर्द से बहुत सी तितलियां उठीं और दूर जाकर बैठ गईं। वो चलते हुए थोड़ा आगे आई तो सामने दरवाज़ा था, जिसके पार फूल और खूबसूरत आबशार थे। मैं कहाँ हूँ? मैं तो झील में थी। आप हमारी दुनिया में हैं, उस औरत ने कहा। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला, जो शायद पिछली तरफ था। अंदर एक 50 साला आदमी आया। इस आदमी ने भूरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके सर पर एक ताज था। साथ में एक औरत थी जिसने सफ़ेद रंग का शाही तर्ज का माहिरानी फ्रॉक पहना था। सर पर दुपट्टे के साथ ताज था। उस लड़की के सामने जो औरत थी वो दोनों के सामने झुकी। सलाम मलिका और बादशाह सलामत। तुम जाओ, ये कमरा खाली करो। हम इस इंसान से अकेले में बात करना चाहते हैं। तभी हूर ने उस शख्स को देखा जिसे ये औरत जो मुलाजिमा थी बादशाह कह रही थी। इसकी आवाज़ में एक रूप था। मुलाजिमा के जाने के बाद हूर ने खुद पर नज़र डाली। उसने घर वाले सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, मगर सर पर से दुपट्टा नहीं था। तो आप हैं वो इंसान जो हमारे बेटे को अच्छी लगी? उनके अल्फाज सुनकर हूर हैरान रह गई।
हूर को याद था कि एक शख्स को उसने झील के पास देखा था और फिर ये झील में गिरी थी। ये अजीब सी जगह थी। देखें जनाब, मैं आपको नहीं जानती, ये ज़रूर कोई मजाक है। आप कौन हैं, मुझे सच बता दें और मुझे यहाँ क्यों रखा है? हूर ने पूछा। आप हमारी रियासत में हैं और हमारे बेटे शहजादे सुल्तान को भाग गए हैं। वो आपको इंसानी दुनिया से साथ दे आए हैं। उनकी बात सुनकर हूर को हंसी आ गई थी। भला मैं अपनी दुनिया से दूर कैसे हो सकती हूँ? उसने कहा। आप मजाक मत करें मेरे साथ। तभी सफ़ेद कपड़ों वाली औरत हूर के करीब आई, उसके सर पर हाथ फेरा। हम जानते हैं बेटी, तुम्हारे लिए इस बात का एतबार करना एक मुश्किल काम है, मगर इस वक्त हमारी दुनिया में ही हो तुम। हम एक परी हैं और यहाँ इस सल्तनत की मलिका। अब तो हूर को इनकी बात भी मजाक लगी। बादशाह, जिन्हें सभी बादशाह कह रहे थे, वो बोले, हमारे यहाँ कभी किसी इंसान के साथ किसी शहजादे ने शादी नहीं की, मगर सालों पहले हमारे यहाँ एक बाबा जी होते थे। वो न जाने कहाँ चले गए। कहा करते थे, हमारे बेटे की किस्मत में एक दास्तां है। हमारा बेटा किसी के इश्क में मुब्तला होगा, मगर शहजादी हमारी दुनिया की नहीं होगी। हम तो इसे मजाक समझते थे, मगर आपको देखकर इल्म हुआ कि ये सब तो सच है। बाबा, ये किसका जिक्र कर रहे हैं जो मेरे बचपन में आया था और मेरे बारे में इसने मामा को बताया था? शायद ये लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इन बातों को नहीं मानती, झूठ मत बोलिए, हूर ने कहा था। तभी मलिका बोली, हमारे यहाँ रस्म है, जिसको शहजादे अपनी शहजादी के तौर पर कबूल करते हैं, उसे हमारे खानदान में आना होता है। हम नहीं जानते थे कि हमारा शहजादा एक इंसान को पसंद करेगा। मलिका, आप इन्हें समझा दें, ये हमारे बेटे की पसंद है तो हमें भी कबूल है। हम इस शादी के लिए कभी न मानते, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि वली अहद शहजादे ने उन्हें चुन लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे जाने दें, मैं किसी को इस दुनिया के बारे में नहीं बताऊंगी। तभी मलिका बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ बादशाह का हुक्म चलता है। वो हुक्म देकर जा चुके हैं, अब आपको बात मानना पड़ेगी। तभी हूर बोली, मैं शहजादे से बात करूंगी। मैंने अनजाने में क्यों इन गैर लोगों में। मलिका हूर के पास से उठ गई थी। मलिका अब शहजादे सुल्तान के पास थी। उसने सुल्तान को बता दिया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक इंसान से निकाह करने की इजाज़त दे दी है, मगर सिर्फ एक शर्त पर कि आप उसे उसकी दुनिया में नहीं जाने देंगे। शहजादे ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। हम उन्हें ले जाएंगे, मगर अभी नहीं। जब हमें मुकम्मल तौर पर एतबार हो जाएगा कि वो अब हमारी हैं और हमें हमारी दुनिया समेत कबूल कर चुकी हैं, तब हम उन्हें लेकर जाएंगे। शहजादे, ये गलत है, आप उनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। मगर अब कोई रास्ता नहीं है वालिदा, क्योंकि अगर वो अपनी दुनिया में अब वापस जाती हैं तो जिंदा नहीं रह पाएंगी। सो हम नहीं चाहते कि वो हमसे अलग हों। शहजादे ने बात तो ख़त्म कर दी थी, मगर मलिका के दिल में हूर के लिए अभी भी हमदर्दी मौजूद थी। इधर हूर के चले जाने के बाद गांव में लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी थीं। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि न जाने हूर कहाँ चली गई। कुछ ये कह रहे थे कि शायद कोई जंगली जानवर उसे खा गया है। भाई साहिब, आप लोगों के साथ मेरी बच्ची गई थी, बताइए ना वो कहाँ है? हूर के बाबा उसके चचा से पूछते। मैं तुम्हें कैसे बताऊं भाई, मैं खुद नहीं जानता। हमारे सामने ही थी, मगर अगले ही पल में न जाने कहाँ चली गई, हमारे सामने ही गायब हुई है। मैंने उसे झील में भी देखा, मगर वो झील में नहीं थी। उन्होंने बात खत्म की तो हूर के वालिद की आंखों में आंसू भर आए। भाई साहब, मेरी बहुत लाडली बच्ची है, हमने उसे आज तक एक खराश भी नहीं आने दी। वो तो छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी, न जाने अब कहाँ होगी। तुम परेशान मत हो, हूर के चचा ने कहा। मुझे उम्मीद है जहाँ भी होगी अच्छी होगी। मैं एक आदमी के बारे में जानता हूँ, शायद वो हमें हमारी हूर के बारे में कुछ बता पाए, तो उसके पास ले चलिए ना हमें भाई साहब। बल्कि आपको तो उस शख्स के बारे में पहले बताना चाहिए था। अब आप मुझे जल्दी से ले जाएं। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बेटी को वापस ले आएं। हूर के वालिद अपने भाई के सामने बैठे अपनी लाडली बेटी को याद कर रहे थे। सभी जगहों पर देखा,
मगर कहीं उसका नामो निशान नहीं था। इधर तहरीम रोती हुई अपनी माँ के पास बैठी हूर को याद कर रही थी। किसी का दिल नहीं लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ हूर जिस दुनिया में कैद थी वहाँ उसके निकाह की तैयारियां शुरू हो गई थीं, जबकि वहाँ पर हूर के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बहुत जल्द मैं आपके और बाबा के पास होंगी अम्मा, मुझे उम्मीद है कि ये एक ख्वाब है, हूर कह रही थी। इस ख्वाब से मैं बहुत जल्द जाग जाऊंगी और आप लोगों के दरमियान होंगी। सुल्तान अरिशमान आज बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने शहरयार बादशाह की रियासत में आए थे। उनका हुक्म यहाँ की तमाम रियासतों पर चलता था जहाँ परियां और परीज़ाद रहते थे। अरिशमान की अपनी रियासत थी, मगर जब सब रियासतें बैठीं तो इनका हुक्म माना जाता था। इनकी उम्र तकरीबन 37 के करीब थी, मगर इन्हें अपनी रानी का इंतज़ार था जिसने इन्हें बहुत इंतज़ार करवाया था। अरिशमान को खबर हुई कि एक इंसान शहरयार के बेटे से शादी कर रही हैं, तो ये शहरयार की रियासत में ये देखने आए कि क्यों एक परीज़ाद इंसान से शादी कर रहा है। दरबार में आए तो शहरयार इन्हें देखते ही खड़े हो गए और सलाम किया। बेटा, सुना है तुम शादी कर रहे हो, वो भी हमें खबर दिए बगैर। बादशाह सलामत, बस आज ही हमने इस बात का फैसला किया। आप बैठिए, हम माज़रत ख्वाह हैं कि हमने आपको पहले खबर नहीं की। हम सोच रहे थे कि वलीमे पर सबको दावतनामा भेजेंगे। इधर पूरे जिन्नात के कबीले में ये खबर फैल गई थी कि शहजादा एक इंसान लड़की से शादी कर रहा है। निकाह के वक्त हूर के आंसू बुरी तरह टपक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस निकाह पर खुश नहीं थी, मगर जिन्नात में से किसी को परवाह नहीं थी कि हूर खुश है या फिर नहीं। अरिशमान ने उसे पकड़ा और घोड़े पर बिठाया। उनका निकाह हो गया था। ये कैसी कैद थी जिससे रिहाई मुमकिन नहीं थी। घोड़ा बहुत तेज चल रहा था। ये लोग शायद किसी दूर दराज जगह पर सैर की खातिर जा रहे थे। जिंदगी में पहली बार हूर घोड़े पर सफ़र कर रही थी। घोड़े पर पहली बार सफ़र करने की वजह से हूर की कमर में सख्त दर्द था। उसके हाथ सुर्ख हो गए थे। वो इतना सख्त सफ़र बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 2 घंटे हो गए, तभी उसे अरिशमान की आवाज़ आई। सो जाओ हुरैन, जब मैं रियासत पहुंचूंगा तब तुम्हें जगा दूंगा। अरिशमान ने न जाने आंखों से ऐसा क्या कहा था कि उसे होश न रहा। थोड़ी ही देर के बाद ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। घोड़े तेज रफ्तारी से चल रहे थे। रात के आधे पहर ये अपनी रियासत में दाखिल हुए। हर तरफ जिन्नात फूलों की पत्तियों के साथ खड़े थे। कुछ परियां ऊंची जगहों पर बैठकर अपनी नई आने वाली मलिका को देख रही थीं, जो शायद सो रही थी। हूर को अरिशमान ने जगाया। हूर उठो, हमारा घर आ गया है। सामने बर्फ से ढका एक खूबसूरत महल था, जिसके इर्द गिर्द रोशनियां थीं जो शायद आग से जलाई गई थीं। इस अंधेरे में हर तरफ दिए रखे हुए थे। लोगों ने फूलों की पत्तियां उन पर बरसाईं। अरिशमान ने घोड़ा आहिस्ता कर दिया। यह ठंडी सर्दी हुरैन की हड्डियों में घुस रही थी। देखो हूर, हमारे लोग, और वो देखो सामने हमारा महल। महल के करीब आकर अरिशमान ने हूर को नीचे उतारा, जो गिर गई क्योंकि उसकी टांगें अब जवाब दे गई थीं। हाथों पर जख्म बन गए थे, जबकि कमर में दर्द की लहरें उठ रही थीं। अरिशमान ने अपनी मलिका को सहारा दिया और फिर उसे उन लोगों से मिलवाने ले आया। हर कोई अरिशमान और उसे देख रहा था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर अरिशमान रुका, हूर को साथ खड़ा किया और उसे थाम कर लोगों की तरफ उसका चेहरा किया तो सब हैरान रह गए। तुम सबको रानी की आमद मुबारक हो। आज से तुम सबकी रानी हूर है, और रानी हूर अरिशमान खान ये मेरी मलिका हैं। आज के बाद इस रियासत की मलिका ये हैं। कोई बोला कि मलिका तो इंसान है। मलिका इंसान है। मुझे उम्मीद है कि कोई इस बात को लेकर मुझसे बहस नहीं करेगा। अगर किसी को अपनी जान प्यारी नहीं तो वो मेरे साथ आकर बहस कर सकता है। अब ये लोग खामोश हो गए। अरिशमान हूर को उठाकर महल के अंदर ले गया। जिंदगी में कभी कभार किसी चीज़ के बारे में सोचते ही वो मुमकिन हो जाती है। ऐसा ही कुछ हूर के साथ भी हुआ था। एक अनजान दुनिया में आना, उसके बाद यहाँ के मकीनों की बातों को सुनना, और एक रानी के तौर पर एक बादशाह के साथ उसकी रियासत पर आना, ये सब कभी शायद हूर ने सोचा भी नहीं था। हूर इन सब चीज़ों को इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। ये शायद इंसानी फितरत है
कि हम हमेशा मुश्किल चीज़ को ही अपनाते हैं, मगर हूर से ना तो उसकी किस्मत ने कुछ पूछा और ना उसे कुछ सोचने का मौका दिया। कभी कभार जिंदगी के कुछ फैसले बहुत संजीदा होते हैं। हम जिस चीज़ को अपने हक में बुरा समझते हैं वही चीज़ हमारे हक में अच्छी होती है। हूर को कमरे में बिस्तर पर लिटाकर अर्शमान ने मुलाजिमा को हुक्म किया कि वालिदा को बुला लाए। वालिदा अर्शमान की माँ थी जिन्हें अपने बेटे की शादी का बहुत इंतज़ार था। थोड़ी देर के बाद एक नफीस सी औरत कमरे में दाखिल हुई। अर्शमान खड़े होकर इनकी तरफ आया और इनके हाथ थामकर प्यार किया। तो आपने शादी कर ही ली मेरे बेटे? जी वालिदा, आपको जिस लम्हे का इंतज़ार था वो आ ही गया। देखिए, अपनी बहू से मिलिए। अर्शमान ने बिस्तर पर लेटी हुई हूर की तरफ इशारा किया। वालिदा हूर की तरफ आई जिसके हाथ सुर्ख थे और ये आराम से लेटी हुई थी। बहुत खूबसूरत है ये, कहाँ से मिली तुम्हें हमारी बहू? इंसान है ये। वालिदा अपनी दुनिया से हम तक आ गई हैं। अर्शमान की वालिदा लफ्ज़ इंसान पर हैरान हुई और आगे आकर हूर के सिरहाने बैठी जो उन्हें हैरत से देख रही थी। बेटा, ये तो बहुत नाजुक और मासूम सी लड़की है। ये यहाँ हमारी रियासत में कैसे रह पाएगी और हमारे लोग क्या इसे कबूल कर लेंगे? तुम जानते हो हमारे लोगों में से पहले ही कितने दुश्मन हैं। ये तो इंसान हैं। हमारे दुश्मन अगर इन्हें तुम्हारी कमज़ोरी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो सोचा है कि क्या होगा? हमें इसकी परवाह नहीं है वालिदा। अब ये हमारी हैं, इन्हें हमारा बनकर ही रहना है। इनकी हिफाजत हम अच्छे से कर लेंगे। आप इनका ख्याल रखें जब हम आसपास ना हों। फौजिया खातून, जिन्हें सब मलिका रानी कहते थे, हूर के बालों में हाथ फेरने लगी। इनके अमल में बहुत शफकत थी। वलीमे का ऐलान करो अर्शमान। अब तुम थोड़ी देर के लिए लोगों से मिलो। हम अपनी बेटी को देख लें, इसे कुछ खिला लें और जख्मों पर मरहम रख दें। ये कहाँ आती है हमारे रहन सहन की। अर्शमान ने फौजिया खातून का हाथ चूमा और फिर वहाँ से चला गया। हूर की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। फौजिया खातून मुलाजिमा को हुक्म दे चुकी थी कि इनकी बहू के लिए फ़ौरन कोई तबीब लाए। बेटा, आप रो क्यों रही हो? रानी साहिबा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे वालिदैन मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, हूर ने कहा था। फौजिया खातून हूर के हाथों पर मरहम लगाते हुए उसे बहला रही थी। बेटा, आपकी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया है। हम आपके वालिदैन को आपकी खैरियत का पैगाम भिजवा देते हैं। आप अगर अपने वालिदैन को देखना चाहती हैं तो हम इन्हें दिखा देंगे आपको। मगर मेरा बच्चा, आप अपने शौहर के साथ ही उनके यहाँ जाना। अब आपकी ज़िंदगी अर्शमान के साथ है। एक रानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने बादशाह का साथ दे। आप तो इंसान हैं। हमारी रियासत में इंसान बहुत कम आते हैं और जो आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। इस रियासत में आपको अपना मकाम खुद बनाना है। हम ये नहीं कहते कि जो हुआ है ठीक हुआ है, मगर जैसा किस्मत में था वो तो होना था। जो लोग वक्त से समझौता कर लेते हैं इन्हें बहुत कम मुश्किलात का सामना होता है। आप जितनी जल्दी इस शादी को कबूल कर लेंगी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आप अर्शमान के साथ अपनी जिम्मेदारियां ना भी संभालें तो अब आप उनकी बीवी हमेशा रहेंगी। रानी साहिबा, मुझे तो ये ख्वाब लगता है कि इसका इख्तिताम अभी हो जाएगा। तभी उसकी वालिदा बोली, नहीं बेटा, अब आपको ख्वाब और हकीकत में फ़र्क करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा अगरचे सख्त मिजाज है मगर आपके साथ नरमी करेगा। बस आप भी उनका ख्याल रखिएगा। रात को काफ़ी देर के बाद अर्शमान हुरैन के पास आया था। गुलबहार, जो कि इसकी मुलाजिमा थी, अभी भी कमरे में थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर चली गई अर्शमान के हुक्म पर, और फिर अर्शमान अपनी पोशाक के ऊपर पहना मखमल का कोट उतार कर हूर के सामने कुर्सी पर बैठ गया। ये गोल्डन और सब्ज रंग के मिलाप से मुज़य्यन एक खूबसूरत कुर्सी थी जो अपने बादशाह के मिजाज को जाहिर करती थी। इधर बड़े से किंग साइज बेड पर गोल्डन जलीदार पर्दों के बीच लिपटी हूर किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अर्शमान ने झुककर उसे सलाम किया। वो सोच भी नहीं सकता था कि यूं उसके साथ उसकी रानी आएगी और वो इतनी मासूम भी होगी। अर्शमान हूर से बातें करने लगा। हूर के लब अभी भी सिले हुए थे। ऐसा लगता था कि उसके अंदर अब कोई ख्वाहिश नहीं बाकी रही। उसे जिन्नात की ये दुनिया, ये खूबसूरत रंगारंग कपड़े,
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह अपनी पूरी आबोताब से निकली। अर्शमान सुबह की नमाज के बाद अपने वजीरों से मुलाकात करके वापस आ रहा था। अभी भी हूर सोई हुई थी। तभी उसने देखा तो हूर को बुखार आ रहा था। इसने तबीब को बुलाया। आज हूर का महल में पहला दिन था, सो हूर का जागना जरूरी था। अर्शमान ने अपनी मासूम रानी को देखा और फिर इसे बेड से उठाकर तबीब के पास ले जाने लगा। उसे दिल में बहुत परेशानी हो रही थी कि कहीं हूर दुनिया से घबरा ही न गई हो। अगले दिन हूर का वलीमा था और आज इसे सबसे मुलाकात करना थी। खुदा का शुक्र कि थोड़ी ही देर में हूर को होश आ गया था। आज हूर की ताजपोशी होना थी। इस पूरे हफ्ते फौजिया खातून के साथ साथ अर्शमान ने भी हूर का बेहद ख्याल रखा था। फौजिया खातून ने हूर को उसके वालिदैन की झलक भी दिखाई थी। हूर शीशे के सामने बैठी हुई थी। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था, जबकि उसके पाँव में खूबसूरत जूते थे। हाथों में सफ़ेद और पिंक रंग की खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ थीं। हूर को तैयार करके गुलबहार बाहर ले आई। उसके सर पर भी गुलाबी रंग का दुपट्टा था, जबकि हूर की गुलाबी रंगत बहुत जच रही थी। फौजिया खातून हूर के पास आई। हूर खामोशी से सब देख रही थी। एक गोल्डन रंग के तख्त पर अर्शमान बैठा हुआ था, साथ ही फौजिया खातून का तख्त था। अर्शमान की एक तरफ फौजिया खातून का तख्त था, जबकि दूसरी तरफ हूर का। हूर को एक दरबान ने इशारा किया कि तख्त पर बैठ जाए। अर्शमान उसके साथ ही बैठा हुआ था। तभी अर्शमान बादशाह की आवाज़ गूंजी, मेरे लोगों, मुझे खुशी है कि आज मेरी रानी की ताजपोशी पर तुम सब लोग जमा हुए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मलिका के इंसान होने पर एतराज़ है, वो ये जान लें कि अब हूर अर्शमान की बीवी है और इसकी तरफ उठने वाली हर नज़र के बारे में मैं यही तसव्वुर करूँगा कि ये नज़र मेरी तरफ उठी है। रानी हूर अर्शमान अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी होंगी। हूर को रानी बनाने का फैसला मेरा है। उम्मीद है आप लोगों को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अर्शमान ने एक दरबान को इशारा किया, जो एक थाली ले आया जिसमें खूबसूरत सुनहरी ताज था। ताज के ऊपर तितलियां बनी हुई थीं, जो सुनहरी रंग की थीं और उनकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। अर्शमान ने हूर को इशारा किया। हूर उसका इशारा समझते हुए उसके सामने आई और फिर जो ही अर्शमान ने हूर के सर पर ताज पहनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, दूर से एक लोहे की तलवार घूमती हुई अर्शमान के पास से गुजरी और सीधी जाकर हूर के सर को छूकर गुजर गई। हूर को अगरचे कोई जख्म तो नहीं आई थी, मगर तलवार को देखते ही हूर ने एक खौफनाक चीख मारी और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई और देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो गई। अर्शमान, गुलबहार और फौजिया खातून ने मिलकर हूर को हर जगह ढूंढा, मगर पूरी जिन नगरी में वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। सारे महल में भी हूर को तलाश किया गया। अर्शमान आखिरकार दरबार के अंदर बैठा हुआ था। तभी उसका एक मुलाजिम उसके पास दौड़ता हुआ आया था। अर्शमान बेचैनी से मुंतज़िर था कि उसे हूर के बारे में कोई खबर सुनाई जाए ताकि वो आइंदा का लाहे अमल तय कर सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। हूर को तलाश करना अब उसके बस की बात नहीं लग रही थी। तभी उसने ये काम अपने एक ख़ास और तजर्बाकार मुलाजिम को सौंप दिया था, जो पहले भी इंसानों से कई बार निमट चुका था। अर्शमान, जिसे अपनी ताकत पर बहुत नाज था, उसने तो सोचा भी नहीं था कि कभी हूर उसकी दस्तरस से निकल पाएगी। जबकि इधर हूर के वालिदैन मौलवी अब्दुल रहीम के पास बैठे अपनी बेटी की कथा सुना रहे थे। मौलवी अब्दुल रहमान बड़े ही जलाली तबीयत के मालिक थे, लोगों से कम ही मिलते थे, मगर आज हूर के वालिदैन की इतनी गिरियावजारी के बाद मौलवी अब्दुल रहमान ने उन्हें मुलाकात का वक्त दे ही दिया था। थोड़ी ही देर में हूर के वालिदैन उन्हें अपनी बेटी की सारी दास्तां सुना चुके थे और उस बुज़ुर्ग की बात भी बताई जो इन्होंने हूर के बचपन में कही थी। मौलवी अब्दुल रहीम के चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। इन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। मौलवी अब्दुल रहमान की आंखें बंद थीं, जबकि हूर के वालिदैन उनके सामने बैठे बेचैनी से उनका चेहरा देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मौलवी साहिब क्या अमल कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इन्होंने आंखें बंद किए ही अपने एक मुलाजिम सफ़ीर को आवाज़ दी। सफ़ीर दौड़ता हुआ आया
اسے ہاتھ کے اشارے سے تلوار لانے کا کہا گیا۔ مولوی عبد الرحمن کا ملازم تلوار لے آیا تو مولوی صاحب نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اسے ہوا میں آگے کی جانب پھینک دیا تھا۔ تلوار مولوی عبد الرحیم کے ہاتھ سے نکلتے ہی ہوا میں رکی نہیں بلکہ دروازے اور الماریوں کو چیرتی ہوئی باہر کی ہوا میں معلق ہو گئی۔ مولوی عبد الرحمن نے پڑھائی جاری رکھی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد تلوار کسی تیز گولی کی طرح چلتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس عمل کو تقریباً 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ حور نیم بے ہوشی کی حالت میں مولوی عبد الرحیم کے حجرے میں اپنے ماں باپ کے پاس پڑی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ تبھی حور نے اپنے ماں باپ کو ساری کہانی سنا دی تھی۔ اس کے ماں باپ اس بات پر یقین تو نہیں کر سکے مگر حورین کے لہجے کی سچائی نے انہیں اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ حورین کچھ دن مولوی عبد الرحیم کے حجرے میں ہی رہی کیونکہ جنات کی تلاش بڑی تیزی سے جاری تھی۔ وہ اسے کونے کونے میں ڈھونڈ رہے تھے مگر مولوی عبد الرحیم نے ایسا سخت حصار باندھا تھا کہ جنات حورین تک نہیں پہنچ سکے۔ اس واقعے کو 20 سال گزر گئے ہیں۔ حور آنٹی کی عمر اب تقریباً 40 سال ہو گئی ہے۔ وہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہانی کچھ خاص لڑکیوں کو سنائی تھی اور انہی میں سے ایک لڑکی میں بھی ہوں۔ آپ کو حورین آنٹی کی کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔